हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूही एकेडमी, जहां हम सब लोग सिर्फ मिलकर पढ़ाई ही नहीं करते, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते भी हैं। मैं जूही मैम फिर से आ गई हूं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल का लेक्चर लेके। आई होप आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे और डायपोल के बारे में कुछ सीखा भी होगा। आज हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर एक डायपोल को अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा। क्या इसका कोई डे टू डे बेसिक एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में? तो चलिए बने रहिए हमारे साथ ये सब कॉन्सेप्ट जानने के लिए ओनली ऑन जूही एकेडमी। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही साथ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है अपनी कॉपीज और पेन निकाल लीजिए क्योंकि डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और एग्जाम में जरूर आएगी। चलिए करते हैं फिर शुरू। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि टॉर्क ऑन अ डायपोल आखिर काम कैसे करता है या फिर इसकी एप्लीकेशन माइक्रोवेव ओवन। आजकल हम मोस्ट ऑफ द फैमिलीज के पास माइक्रोवेव ओवन तो है ही, और कितनी जल्दी खाना गर्म हो जाता है ना, बिना कुछ बर्निंग किए खाना बस बोल में रखो एंड टिंग 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 स्विचेस ऑन करो और खाना गर्म, राइट। पर क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि माइक्रोवेव ओवन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं? जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइक्रोवेव ओवन में यूनिफॉर्म पैटर्न में प्रोड्यूस होती हैं, बट ऑल्टरनेटिवली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी चेंज होती रहती हैं। अब इसके अंदर रखा हुआ जो खाना होता है वो आखिर गर्म कैसे होता है? अगर हमने अंदर खाना रखा हुआ है तो खाने में क्या होगा? थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर, और मॉइस्चर यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरह बिहेव करेंगे? सोचो, एक डायपोल की तरह, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज की तरह अलाइन हो जाएंगे। और यही डायपोल्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए जाते हैं तो अपने ऊपर एक तरह का फोर्स महसूस करते हैं। अब ओवरऑल एक्सटर्नल फोर्स कुछ इस तरीके से होता है कि एक की तरफ से पॉजिटिव और दूसरे की तरफ से नेगेटिव, और ये टोटल फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। जी हाँ, टोटल फोर्स जीरो होने के बाद भी डायपोल क्या करता है? अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, और इस मूवमेंट को ही हम लोग कहते हैं टॉर्क, यानी कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। चलिए देखते हैं। और इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डायपोल में किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और मैंने क्या बताया था कि डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के बाद शुरू करते हैं अपनी एक डेरिवेशन। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ केसेस बना रखे हैं, इन केसेस को भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं कि आखिर अगर एक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। देखो, जनरली एक पॉजिटिव की तरफ से वो अपने अंदर एक फोर्स महसूस करेगा, राइट। अगर हम मान ले F पॉजिटिव, ये क्रिएट होगा QE के बराबर। कैसे? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। याद करो वो स्टोरी जब मैंने कहा था कि एक बहुत ही ज्यादा होशियार बच्चा क्लास के अंदर एंटर करेगा और टीचर उसकी तारीफें करेगी तो क्या होगा? बाकी बच्चों पर एक तरीके का फोर्स पड़ेगा उस होशियार बच्चे की वजह से कि भाई पढ़ ले, एग्जाम में ये रिजल्ट नहीं तो ले जाएगा और ये अच्छे मार्क्स ले जाएगा, राइट। सेम उसी फॉर्मेट में E की वैल्यू क्या हो गई? F ओवर क्यू नॉट। सो यहां से F की वैल्यू क्या हो गई? QE। सो यानी कि एक डायपोल पर पॉजिटिव की तरफ से कितना फोर्स लगने वाला है? F प्लस इज इक्वल टू Q इंटू E, राइट। और माइनस की तरफ से क्या लगने वाला है? माइनस की तरफ से भी तो Q इंटू E ही लगने वाला है, बट यहाँ माइनस इफेक्ट के साथ, राइट। सो अब अगर हम यहाँ पर टोटल फोर्स निकालने की बात करें या नेट फोर्स की बात करें तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो फोर्स है, एक फोर्स पॉजिटिव का तो एक डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव वाला फोर्स कहाँ लग रहा है? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, करेक्ट। सो टोटल फोर्स क्या होगा? QE प्लस माइनस ऑफ QE, जिसकी वजह से टोटल फोर्स का इफेक्ट तो देखो बेटा हो जाएगा जीरो, है ना। पर टोटल फोर्स जीरो होने के बाद भी ये डायपोल अपने अंदर क्या महसूस करेगा? एक टर्निंग महसूस करेगा, एक टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ खुद को अलाइन कर लेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर केस 2 में देख रहे हैं क्या किया इस डायपोल ने? अपने आप को
इस पॉजिटिव डायरेक्शन से, अगर मैं कहूँ यहाँ पे पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, तो ये कुछ इस तरीके से एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया डायपोल ने, अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन कर लिया। अभी भी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव ही रहेगी डायपोल की, लेकिन ये अलाइनमेंट हो जाएगी। एक तरीके का यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो हम कह सकते हैं कि टोटल फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन अभी भी टॉर्क होगा इसमें। सो नेट टॉर्क इज प्रोड्यूसिंग और टर्निंग इफेक्ट। कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब इसकी डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक डायपोल रखा हुआ है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसिडर अ डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट। देखो एक डायपोल का डायपोल मोमेंट तो बताना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में किया था। P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A, यहां पर मेंशन कर दिया। 2A is the length of dipole and theta be the angle dipole make with electric field E। और थीटा मान लिया हमने कि एक डायपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ एक एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर एक डायपोल के साथ एक एंगल थीटा हम बना लेते हैं। बना लिया। अब इसके बाद मेंशन करना है इस पर एक्ट करने वाले फोर्सेस के बारे में। सो फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज F पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, Q इंटू E, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमारे पास फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होने वाला है, F नेगेटिव क्या रहने वाला है, माइनस ऑफ QE। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ पर क्या बताएंगे, सिंस F नेट या F टोटल QE माइनस QE इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर अब हम रीजन के तौर पर ये बता देंगे कि भाई टोटल फोर्स 0 है लेकिन टॉर्क 0 नहीं है। These forces are acting in opposite directions। देखो ये फोर्सेस कैसे काम कर रहे हैं बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शंस में कर रहे हैं काम। हेंस ट्राइज टू क्रिएट अ टर्निंग इफेक्ट, और इसकी वजह से क्या होगा, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ड्यू टू विच टॉर्क प्रोड्यूसेस, जिसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब किस डायरेक्शन में होगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर आप बोलो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी उसी डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। एक बार देखो, अगर हम ये वाला डायग्राम रिकंसिडर करते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा प्लस की वजह से फोर्स जो हमारा लग रहा है वो QE इधर नीचे की तरफ लग रहा है। एक डायपोल को क्या करने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। माइनस QE इधर ऊपर की तरफ लगेगा, ये डायपोल को कहां की तरफ खींच रहा है, ऊपर की तरफ। तो अब खुद सोचो, ऐसे हो रहा है, अगर ये ऐसे रखा हुआ है टिल्टेड एंगल पर तो कैसे हो रहा है, इस तरीके से। अरे यार इसी को ले लेते हैं ना। देखो अगर ये डायपोल एक पेन डायपोल की तरह रखा हुआ है तो इसमें फोर्स देखो, मेरी फिंगर्स की वजह से फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स ऐसे लग रहा है ना। तो ये अलाइन करने की कोशिश कर रहा है इसको। सो इस तरीके से हमारा डायपोल क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। अब जल्दी से टॉर्क का फॉर्मूला बता दो जरा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है
फोर्स, ईदर फोर्स, किसी भी आर्म पर जो आपका फोर्स लग रहा है वो, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और तुम बोल सकते हो आर्म ऑफ कपल। क्या बोल सकते हैं हम इसको? आर्म ऑफ कपल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब एक साथ मिलकर टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं? एक कपल बना रहे हैं। ठीक है, सो आर्म ऑफ कपल भी बोल सकते हैं। अब फोर्स की तो वैल्यू हो गई जी QE, फोर्स की वैल्यू हो गई ना हमारी QE, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये है ना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड से ये लेंथ, ग्रीन कलर की जो लेंथ मैंने बनाई है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब थीटा हमारा ये है। अब जल्दी से देखो, थीटा हमें दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ हमारे पास नहीं है, डायपोल की लेंथ है 2a। क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सो का टो, है ना मेरे यार। सो यहाँ पर सो का कॉन्सेप्ट अगर हम लगाते हैं तो सो में S स्टैंड्स फॉर साइन थीटा, O स्टैंड्स फॉर ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा एंड H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस। सो यहाँ पर थीटा की ऑपोजिट साइड अगर मैं देखूं तो ये L है, मान लेते हैं कि L ले लेते हैं इसको, तो QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L लिख देते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर L की वैल्यू कैसे हो जाएगी? मान लेते हैं ट्राइंगल, इसे ABM, ठीक है, हमने ट्राइंगल ले लिया ABM। इसी पिक्चर के लिए अब हम यहाँ पे L की वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू ऑफ L हमारे लिए क्या हो जाएगी? साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड, यहाँ पे देखो L है, अपॉन हाइपोटेनस देखो 2a है। सो दिस इम्प्लाइज L की वैल्यू क्या हो गई? साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 2a। क्या ये वैल्यू हम ऊपर उसमें फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। सो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज टाउ इज इक्वल्स टू QE इंटू L। L की वैल्यू क्या हो गई? 2a साइन थीटा, 2 को बाहर रख देंगे, 2QA E साइन थीटा। अब देखो मैंने 2QA एक साथ क्यों रखा? क्योंकि Q इंटू 2A क्या होता है? डायपोल मोमेंट, यानी कि P। तो हम इसको कह सकते हैं P E साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा टॉर्क आ गया PE साइन थीटा। और याद करो वेक्टर्स का लेक्चर, जब साइन थीटा होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब कुछ बच्चों का सवाल यहाँ पर ये भी हो सकता है कि टाउ को अगर हम E क्रॉस P लिख दें तो क्या ये सही होगा? टाउ को P क्रॉस E बोला जा रहा है, क्या E क्रॉस P लिख दे तो सही होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि आप लोग एक बार पिक्चर में देखिए, हमारा जो डायपोल है वो क्या कर रहा है? वो ट्विस्ट कर रहा है। इसका पॉजिटिव चार्ज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करने की कोशिश कर रहा है? अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो P आ रहा है E की तरफ, E नहीं जा रहा है P की तरफ। और आप किसी भी डिवाइस में देखिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार दे देंगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डायपोल मोमेंट क्रिएट होने वाला है उनकी वजह से ट्विस्टिंग स्टार्ट होगी, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, सो ऑन एंड ऑन हम ये कहेंगे कि P क्रॉस E ही होगा। अब टाउ की डायरेक्शन, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर एक I के अलोंग यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है, दूसरा J यानी कि Y एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपकी तीसरी एक्सिस K के अलोंग ही काम करेगा। इसे कुछ ऐसे समझो कि अगर मैं एक ये इस तरीके से मैं बॉटल का कैप ओपन कर रही हूँ, तो जब इस डायरेक्शन में मैं इसे घुमा रही हूँ तो ये क्या होगा? ये घुमाने की वजह से ऊपर की तरफ आ रहा है, राइट। जबकि इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं घुमाती हूँ तो क्या होता है? ये मेरा जो कैप है, ये पेन है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। सो जब दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट में काम करते हैं तो तीसरा वेक्टर ही उनकी डायरेक्शन बताता है किसी तीसरी चीज की। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ बना लें और हम मान लें कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी एक्स एक्सिस काम कर रही है और हमारा टॉर्क जो है, हमारा डायपोल जो है वो इधर काम कर रहा है किसी एक एंगल पर E की तरफ, तो हमारा टॉर्क किस तरफ होना चाहिए? तो हमारा टॉर्क
हमारी थर्ड डायरेक्शन होगा। और इसको निकालने का एक तरीका ये भी है कि आप अपना राइट हैंड ले लीजिए। राइट हैंड में अपनी फिंगर्स को कुछ इस डायरेक्शन में रखिए जहां पर आपका जो डायपोल है P, जहां पर जो आपका डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आपकी फिंगर्स का कर्ल दिखाए। तो थंब आपको डायरेक्शन ऑफ टॉर्क दिखाएगा। करके देखें। देखो मैंने यहां पर रखा डायपोल, और ये डायपोल अब आप देखिए इस तरीके से हैंड रख दिया, डायपोल किधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। देखो इस तरीके से। तो मेरा थंब कहाँ की काम कर रहा है, अंदर की तरफ, यानी कि थंब मेरा P और E के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इनटू द शीट, ऑब्जर्वर से दूर। सो इस तरह से टाउ की डायरेक्शन निकाली जाती है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ टाउ कैन बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या करना है, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इस तरीके से उठाना है कि आपका जो डायपोल है वो फिंगर्स की मूवमेंट दिखाए। फिंगर्स, डायपोल कहाँ की तरफ मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। देन थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा वही आपकी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगी। अगर आपका इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखिए आपका डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मूव कर रहा है, तो देखो थंब आउटवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टाउ की क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। बट क्या इतने ही केसेस एनफ है? हमारे पास टॉर्क के लिए दो तरीके के केसेस भी होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम केस और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम केस। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो पहले केस में हमने देखा कि जब मेरा डायपोल बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ था, अभी हमने देखा ना कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, और अब हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ है 90 डिग्री का एंगल बनाकर। तो क्या होगा, अगर साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, सो इस केस में टाउ आपका PE के बराबर प्रोड्यूस होगा, जो कि मैक्सिमम टाउ होगा। और यही एक रीजन है कि आप इवन साइकिल्स में, बाइसाइकिल्स में भी देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर से अलाइन करके इक्वल डिस्टेंस पर हमारा हैंडल होता है इस तरीके से। अगर ये हैंडल इक्वल डिस्टेंस पर ना हो तो क्या होगा, अगर ये ऐसे नहीं होगा तो टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा। टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा तो आप अपनी बाइसाइकिल की मूवमेंट नहीं कर सकते। तो सोच के देखो कि अगर ये इक्वल डिस्टेंस ना हो और यहीं से मुझे मूवमेंट करना हो अपने बाइसाइकिल के टायर को, तो क्या ये इतना पॉसिबल हो पाएगा जो कि इस प्रीवियस केस में था? नहीं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर्म ऑफ कपल मैटर करेगी आपके टॉर्क के लिए। और अगर एक डायपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल कैसे रख दूं, परपेंडिकुलर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, और उसमें मैंने परपेंडिकुलर रख दिया अपना डायपोल, तो मैक्सिमम टॉर्क ये प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब अनस्टेबल क्यों, देखो भले ही आपने इसको 90 डिग्री के एंगल पर रख दिया, बट हर टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये अपने अंदर क्या करने की कोशिश करेगा, अपने आप को अलाइन में लाने की कोशिश करेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द पोजीशन जहां पर ये स्टेबल हो जाए, रेस्ट पर आ जाए, अब इसको आगे पीछे कोई मूवमेंट नहीं करनी है। तो अगर ये 90 डिग्री पर रखा होगा तो अभी भी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक जान बची होगी कि नहीं भाई मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होना है, अलाइन होना है। यही केस 2 देखो, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रॉपरली अलाइन हो चुका है, यानी कि डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बचा है, यहाँ पर हमारे पास थीटा बचा है वही 0 डिग्री, और हमें पता है साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से टॉर्क निकालू PE साइन 0 करके, तो कितना आंसर आ जाएगा टॉर्क का, 0। और इस केस में टॉर्क मिनिमम प्रोड्यूस होगा। इस मिनिमम प्रोडक्शन में ही जो डायपोल है स्टेबल इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा इसके लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसका केस 2 देखते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दूं, तो डायपोल तो देखो बिल्कुल इसके ऑपोजिट चला गया, पॉजिटिव चार्ज उस तरफ चला गया, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ की तरफ प्रोड्यूस हो रही है, लेफ्ट टू राइट।
अब इस केस में डायपोल पर क्या होगा, एक मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा कि भाई मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो रहा है। तो ये कैसे केस में हो जाएगा, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में हो जाएगा। यहाँ पर जो थीटा है वो भले ही 180 डिग्री है और साइन 180 की वैल्यू जब तुम निकालोगे तो वो भी जीरो ही आएगी। इसकी वजह से यहाँ पर भी जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा पीई साइन 180, ये भी वैल्यू जीरो ही प्रोड्यूस होगी। बट इस केस में हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। कौन से केस में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। आई होप अब आप लोगों को स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशंस की नॉलेज हो गई होगी एंड आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं टॉर्क से रिलेटेड, इक्वेटोरियल पॉइंट से रिलेटेड और एक्सियल पॉइंट से रिलेटेड। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते रहिए। थैंक यू।